जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ गए हैं, और आज हम प्रीएम्बल को भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल इन द इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का कौन सा पुलिस क्या है, हमें पता है स्टेट लिस्ट का है। क्रिमिनल मैटर किससे रिलेटेड है, कॉन्करेंट लिस्ट से। रेडियो एंड टेलीविजन हमें पता है कि रिलेटेड है किससे, अपने स्टेट गवर्नमेंट से। एंड द फॉरेन अफेयर भी स्टेट गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, कि कौन सी एंट्री कॉन्करेंट लिस्ट में बताई गई है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि लिस्ट एंड एंट्री of the 7th schedule of Indian Constitution is related to election of the legislature of the state. तो इसका आंसर जो होगा वो A एंड C होगा दोनों। इसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। 7th schedule of Indian Constitution deal with division of power between the union government and state government. List 1 entry 72 deals with the election to the parliament, to the state to the legislature of state and the office of president and vice president and election and the election commission. and the list second में कितनी डील एंट्री है, 37 डील को एंट्री किया गया है with election of legislature of state subject to the provisions of any law made by the parliament. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, तो क्या एग्रीकल्चर है, नहीं, एग्रीकल्चर अपना स्टेट लिस्ट है, पुलिस भी स्टेट लिस्ट है, डिफेंस अपना हो गया सेंटर का, और एजुकेशन क्या हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड हो गया है। आगे चलते हैं, एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कि एजुकेशन को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पहले स्टेट लिस्ट में था जिसको बाद में कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट लिस्ट वॉज ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच विथ देयर लिस्ट। ओके, तो फॉरेस्ट क्या कॉन्करेंट लिस्ट में है, हाँ है। स्टेट एंड एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट में है। पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक यूनियन लिस्ट में है। द पब्लिक हेल्थ आल्सो इन स्टेट लिस्ट। ओके चलिए आगे देखते हैं, यूनियन लिस्ट में क्या है, स्पेस एंड रिसर्च कहाँ होगा, यूनियन लिस्ट में होगा ऑब्वियसली। ओके यूनियन लिस्ट में होगा इसका। उसके बाद चलिए पहले इधर से देख लेते हैं। फिर स्टेट लिस्ट में कौन सी बात आएगी, स्टेट लिस्ट में हमारी सेंसस स्टेट लिस्ट का पास है नहीं, क्योंकि सेंटर तो ये सेंसस तो सेंटर कराता है। तो यूनियन लिस्ट में क्या आ जाएगा अपना ये सेंटर जो सेंसस का पॉइंट है वो अपने आ जाएगा यूनियन लिस्ट में भी। चलिए आगे देखते हैं, स्टेट लिस्ट में अपना पुलिस एंड पुलिस ऑर्डर हो जाता है। एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ये अपने कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। एंड द रेसिडरी सब्जेक्ट हो जाएगा अपना स्पेस रिसर्च, जहां तक कि मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। तो देखिए रेसिडरी सब्जेक्ट क्या है, स्पेस रिसर्च है। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग आर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। एंड द स्टेट लिस्ट में पुलिस एंड पुलिस ऑर्डर के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द ब्रिंग ऑन एजुकेशन। कि एजुकेशन के बारे में कौन से प्रोविजन के बारे में बताया गया है। तो एजुकेशन के बारे में अपने डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। किसमें डीपीएसपी में बताया गया है। 43 का ए ऑप्शन हमने डाला है, सॉरी इसमें, अच्छा इसमें दो ऑप्शन है, इसका पूरा क्वेश्चन इधर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बियरिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में कौन से प्रोविजन किए गए हैं। तो अपना डीपीएसपी में है, रूरल एंड अर्बन बॉडीज में भी एजुकेशन का प्रोविजन है।
5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के बारे में बताया गया है। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, एक सेकेंड, 5th 6th एंड द 4th 6th एंड 5th शेड्यूल के बारे में बताया गया है, तो आंसर हो गया इसका डी। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छे से समझ लेते हैं। ऑल द गिवन प्रोविजन आर समहाउ रिलेटेड टू एजुकेशन, है ना। आर्टिकल 45 पार्ट 4 डीपीएसपी डील विथ empower the panchayat, and article 243W empower municipalities to make provision for education. 6 and 7 schedule are directly, whereas 5th schedule is indirectly related to the education। तो बेसिकली बात ये है कि अपना डीपीएसपी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड द 7th शेड्यूल all are related to एजुकेशन। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो हमें पता है 10th शेड्यूल है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। कौन सा शेड्यूल है? 10th शेड्यूल रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। चलिए आगे चलते हैं। 10th शेड्यूल रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ। हमें पता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गैस को यूनियन लिस्ट में 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ऑन द एंड स्टेट लिस्ट में दिया गया है, उसमें गैस क्या है? गैस एक गैस रिलेटेड है स्टेट लिस्ट से। किससे रिलेटेड है? स्टेट लिस्ट से। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूनियन लिस्ट में क्या नहीं है? एग्रीकल्चर नहीं है यूनियन लिस्ट में। ओके, कहाँ है एग्रीकल्चर? स्टेट लिस्ट में है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल अफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ओके, कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, बट ये इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट में नहीं जाता है। ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के थ्रू इफेक्ट में आता है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि स्टेट लिस्ट में क्या है? एजुकेशन स्टेट लिस्ट में है? नहीं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। और इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है? अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, 42nd, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की सरकार थी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी स्टेट लिस्ट में है। चलिए आगे का पहले और ऑप्शन देख लेते हैं। रेलवे पॉलिसीज, तो रेलवे पॉलिसीज एंड द फॉरेस्ट। तो रेलवे पॉलिसीज जो है वो हमारी है कहाँ पे? स्टेट लिस्ट में। रेलवे पॉलिसीज कहाँ है? स्टेट लिस्ट में है। बाकी सारी चीजें कॉन्करेंट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। आगे देखते हैं। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज सब्जेक्ट टू इंक्लूडेड। पंचायती राज कौन से लिस्ट से रिलेटेड है? तो ये स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द लिस्ट 3rd ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में एडेड है? तो पुलिस स्टेट लिस्ट है, हमें पता है। पॉलिसी पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड है अपने क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट से। प्रिजनर ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर इज रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, आगे चलते हैं। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन are the entry of the 7th schedule of the constitution under the 3rd list concurrent list। तो मैरिज, डिवोर्स एंड द अडॉप्शन कौन से लिस्ट में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसीलिए 3 तलाक पर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट में ले लिया है ना। इसीलिए 3 तलाक पे किसने ले लिया डिसीजन? अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और उसके बाद जो अपना कोर्ट मैरिज वाला प्रोविजंस है वो भी कहाँ से लीगल, कहाँ से ऑथराइज होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजन से ऑथराइज होता है, जिसको कि जुडिशरी प्योरीफाई तो नहीं, सेटिस्फाई करती है या सर्टिफाई करती है। ओके, राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड फी इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि
टैक्स और फी को प्रोवाइड, जो टैक्स और फी को इम्पोज करने का जो राइट है गवर्नमेंट का, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से शेड्यूल में रिलेटेड है, कौन से शेड्यूल में? तो ऑब्वियस सी बात है कि 7th शेड्यूल से ही रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? 7th शेड्यूल से रिलेटेड होगा। देखो, जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों के पावर की बात आए तो वहां पे अपना समझ लेना कि 7th शेड्यूल की बात है, वहां वही 7th शेड्यूल में वो तीनों कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द यूनियन लिस्ट के बारे में बताया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में क्या है? रेलवे पॉलिसीज को स्टेट लिस्ट में रखा गया, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। ऊपर से लैंड रिफॉर्म कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम से कौन सा केस रिलेटेड है? तो जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है सारा केस। कामेश्वर सिंह वीएस स्टेट ऑफ बिहार, रामेश्वर थापर वीएस स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल वीएस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वीएस सुबोध गोपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है, पूछा गया है, which schedule of the constitution of India contain special provision for the administration and control of schedule area in several states? तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है ना, और कंट्रोल की बात, तो कौन सा आएगा? 5th शेड्यूल आएगा। कौन सा शेड्यूल आएगा? 5th शेड्यूल। लेकिन अगर बात होती कुछ स्पेसिफिक स्टेट की तो कौन सा शेड्यूल आता? 6th शेड्यूल। प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 6 of the constitution does not apply to which of these state? किस स्टेट पे अप्लाई नहीं होता है? मणिपुर पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो 6th शेड्यूल है वो किसको किसको ऐड करता है अपने अंडर में? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, नॉट मणिपुर। ओके, प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नागालैंड पे नहीं, सिक्किम पे नहीं, त्रिपुरा पे हाँ। तो ये नाम याद रखिएगा, 6th शेड्यूल में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है। ओके, आसाम, आप ऐसे भी थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ताम। ओके, टी से त्रिपुरा, ए से आसाम, एम से मेघालय, मिजोरम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू द मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच आर्टिकल विद द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टेट? ओके, तो 371 ए नागालैंड से रिलेटेड है या नहीं है? 371 बी आसाम से रिलेटेड है, नहीं है। 371 सी मेघालय से रिलेटेड है, या 370 डी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है? तो हम देखते हैं कि 371 ए रिलेटेड है नागालैंड से, 371 बी रिलेटेड है आसाम से, 371 डी रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से, एंड 371 सी रिलेटेड है मणिपुर से। किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 371 सी रिलेटेड टू मणिपुर, नॉट मेघालय। प्रोविजन ऑफ द 9th and 5th and the 6th schedule in the constitution of India are made to the protection of interest of scheduled tribe. Okay, constitutional status has been given to the panchayat under article। तो constitution status कौन से पंचायत के अंडर गिवन है? 243 हमने पढ़ा है, 243। आगे चलते हैं। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 11th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है पंचायती राज से। किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। प्रोविजन दैट नो बिल imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of president is covered in the constitution of India under। देखो क्या है? प्रोविजन दैट नो बिल imposing tax, okay, can be introduced in legislature except on the prior recommendation of president, it cover in the constitution of India under। कि जो प्रियोर रिकमेंडेशन अपने प्रेसिडेंट का है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 117 के अंडर आता है। आगे देखते हैं। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर द आर्टिकल 117। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया सर्विस? 315 ऑप्शन नहीं है तो 312 जाएगा। 312 315 यह जो आर्टिकल है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है।
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच्ड? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 318 है, नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 332 है, नहीं। 312 है या 315 है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 351 है, 351 नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 351 नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक सेकेंड, आर्टिकल 351 इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ओके, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड है आर्टिकल 76 से। किससे? 76 से। आगे चलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 44 मैंने बोला था ना, आर्टिकल 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब मैं आर्टिकल पढ़ा रही थी तो देखिए इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 48 से रिलेटेड नहीं, आर्टिकल 50 से रिलेटेड है। आर्टिकल 50 से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल व्हाट इज द आर्टिकल रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत? चलिए इसको अभी रहने देते हैं, आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो हमें पता है कि 44 से रिलेटेड है। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत रिलेटेड है आर्टिकल 40 से, बट अभी इसमें प्रोविजन नहीं दिया है। अभी ये चीजें यहाँ पे क्लियर इतनी नहीं हो रही है, तो हम अदर तरीके से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो बी का ए हो गया, बी का अपने पास क्या आ रहा है? बी का अपने पास आ रहा है ए। ई में नो ऑफ द अबव मोर देन वन इज, तो देखो बी का ए तो कहीं पे भी नहीं आया, तो ज्यादातर चांस है कि ऑप्शन ई ही होगा अपना। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव 50 है, तो डी का 5 है कहीं? डी का 5 है ही नहीं, तो ज्यादातर चांस है कि इसका आंसर जो आएगा वो ई ही आएगा। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51 से रिलेटेड है ना। और ये देखो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 से रिलेटेड। अभी हम यहाँ पे देखो क्या पढ़ के आए, आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसका ऑप्शन होगा ई। देखो इसका ऑप्शन हो गया ई ना, वही है कि वो भी है कि जो नन ऑफ द अबव भी दिया है उसको भी कभी कभी आंसर मानना है, ऐसा नहीं कि अब उसको हम मानेंगे ही नहीं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC related with the article 44, agriculture and animal husbandry related to article 48 and the separation of judiciary from executive related to article 15 and the promotion of international peace related to article 51। आगे देखते हैं आर्टिकल 61, बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 61 से। एक का दो ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन ए और सी में से कुछ होगा। और एक आधा ऑप्शन देखते हैं जो कि हमें समझ में आ जाए। आर्टिकल 67B, आर्टिकल 67 बी किससे रिलेटेड है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो आर्टिकल 61 रिलेटेड है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 67 बी रिलेटेड है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 94 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 94 रिलेटेड है रिमूवल ऑफ स्पीकर। और आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आर्टिकल एक साथ मिल गए और जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन बेशक कर लीजिएगा कि सबके रिमूवल के बारे में एक ही जगह बात हो गई। आर्टिकल 61 में क्या है? प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट बेसिकली वही होता है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 67 बी में क्या है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है उसके बारे में। उसके बाद आर्टिकल ऑफ 94 में क्या बताया गया है? रिमूवल ऑफ स्पीकर। एंड आर्टिकल 90 में क्या बताया गया कि डिप्टी स्पीकर ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कैसे रिमूव किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे का आर्टिकल देखते हैं। 124 आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है? 124 रिलेटेड है यूनियन ज्यूडिशरी सुप्रीम कोर्ट से। हमने पढ़ा है भाई। आर्टिकल 5 किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से। 352 किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी प्रोविजन।
245 किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। चलिए 1 2 3 4 मिल गया, 1 2 3 4 ही मिल रहा है ना? हाँ 1 2 3 4 हो गया, हमारा ऑप्शन होगा 1 2 3 4। ओके चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल राइट ऑफ इक्वालिटी पढ़ा था मैंने, बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर डायरेक्टली आते हैं। ए का 3, ए का 3 एक हो गया हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे देखो, ऐसे एलिमिनेट करके लगाओ तब कम टाइम में क्वेश्चन लगेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक पता चल गया, आंसर भी पता चल गया, फिर भी मिलाए पड़े हैं सबको, है ना? एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं रहता है कि मिलाए पड़े रहने का काम है। घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेशक आप याद रखने के लिए चीजों को कर सकते हैं। तो चलिए हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो अब चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 किससे रिलेटेड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, डीपीएसपी से। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। एंड 368 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर से। आगे चलते हैं, देखते हैं। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, बाय लॉ कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? नए स्टेट के बारे में कोई भी बात होगी, किसी भी स्टेट के बारे में कौन सा बात होगा तो वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में ऐड होगा। पार्ट 1 होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1 से लेकर 4 तक। तो पहला इसी आधार पे हम 1 का 2 कर लेते हैं। तो 1 का 2 तो अभी तक हमें 1 ही दिख रहा है। आगे देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ये तो 2 का ए, तो ये तो चलो मिल ही गया। देखो हमारे पास यहाँ पे चारों ऑप्शन रहते हैं, हम चारों देख लेते हैं, बट ऊपर है तो हम क्या ही करने जाए, हम थोड़ा देख लेते हैं भाई, अब ये पढ़ के आए, हमारा नॉलेज का लेवल क्या है ना? उसके बाद क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है अरेस्ट एंड डिटेंशन से, कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 सी का 4। तो हमें अब तो ये पक्का हो गया कि यही होने वाला है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एसेंड द बिल, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एसेंड द बिल, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। आंसर बी हो गया हमारा सही, आंसर बी यहाँ पे हो गया हमारा सही। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं और यहाँ पे इसके कंटेंट दिए गए हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो देखो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना, या कभी भी ऐसा में, तो सबसे पहले वो आर्टिकल ढूंढो जो आपको पता है ना, जिसके बारे में आप 100% श्योर हो। और इतना पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं तो आप श्योरिटी एक तो आ ही जाती है लगभग लगभग। अभी मैंने एक चीज और बताया था कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 142 तक सेंट्रल से रिलेटेड आर्टिकल है। तो आप उस बेस पे अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो थोड़ा सा, और मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकल फिर 152 से लेके 200 250 तक का आर्टिकल लगभग लगभग आपके जाएगा स्टेट से रिलेटेड। तो उससे भी थोड़ा सा अनुमान भी लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो अभी इसमें हमें क्या, हमें पता है कि 51 में तो अपना प्रेसिडेंट आ जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में सिर्फ एक ही लाइन है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अनुमान के हिसाब से हम लगा लेंगे कि ये 54 होगा। क्या होगा? 54 आर्टिकल होगा। फिर हमें पता है 75 प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ कहता है ये आर्टिकल। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट पहला, और बाकी तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बात नहीं की गई है ना? यहाँ पे देखो 4 ही आर्टिकल दिए गए हैं, यहाँ पे कंटेंट 5 दिया गया है, तो हमें उसमें से भी 4 ही निकालना है। तो इसका अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ये हो जाएगा। देन आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। एंड आर्टिकल 164 रिलेटेड है किससे? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिलेटेड है का जो प्रोविजन है, मुझे लगता है कि वो रिलेटेड है 70+ आर्टिकल से। तो हमारे हिसाब से 1 2 3 4 हमारा बन गया, और जिसका आंसर हो गया सही 1 2 3 4। ओके, तो देखिए अभी ये भी है कि कुछ चीजें आपको थोड़ी कम पता है या थोड़ी ऐसे, तो एक कॉमन सेंस से जब आपने पढ़ा हुआ है चीजों को, तो भी आप अगर थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे अपने, देखो एग्जामिनेशन में क्या है ना कि हर क्वेश्चन पे फाइट करिए। ऐसा नहीं है कि अभी अरे हम तो देख लिए हमें आया है, नहीं भाई, आपने इतने साल दिए हैं, मेहनत किया है आपने, तो आपको हर क्वेश्चन पे फाइट करना पड़ेगा। चलो हार गए तो हार गए यार, नहीं आया नहीं आया, निगेटिव मार्किंग चला गया, या कुछ नहीं क्वालिफाई हो पाया एग्जाम, वो सब बातें अलग है। लेकिन जब हमें सॉल्व करने का है तब तो हम सॉल्व करें कम से कम। क्या हम यही थोड़े सोचते रहेंगे कि क्या होगा नहीं होगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सबसे पहले वही वाला मेथड आप अपनाइए कि यहाँ पे 4 आर्टिकल दिए गए हैं। सबसे पहले वो आर्टिकल पकड़िए जो मैंने बताया है कि इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ाया था तो बताया था कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोग बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, चलिए
देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 324 पता है कि इलेक्शन के बारे में बात करता है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 भी है, यहाँ पहला ऑप्शन इलेक्शन भी है, तो बी का एक ही है, वही हमारा आंसर हो गया। देखे, तो ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, और ये बहुत पुराना है भी नहीं, ये 2015 में ही पूछा गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर आर्टिकल 223 ए। आर्टिकल 223 ए किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल का, कि ट्रिब्यूनल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। आर्टिकल 330 किससे रिलेटेड है? तो ये रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एसटी इन द लोकसभा। एंड आर्टिकल 320 किससे रिलेटेड है? फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 320 किससे रिलेटेड है? फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 312 से 320 या 22 तक का जो आर्टिकल है वो अपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है, ये हमें पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राइट टू वोट दैट इज अडल्ट सरफेस फॉर द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। कि कौन सा आर्टिकल अडल्ट सरफेस के पे वोट का राइट हमें देता है? तो वोट का राइट हमें देता है 326वां आर्टिकल। ओके, चलिए अब यहाँ आर्टिकल हो गया, यहाँ अपना क्या हो गया, प्रोविजन हो गया। तो सबसे पहले जो हमें पता है वो हमें क्या पता है? आर्टिकल 360। हमें तो वैसे सभी पता है, बट देखते हैं ऐसे आपको क्या पता है, आप वो करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, है ना। अब मैं तो शुरू से ही क्योंकि मुझे सब पता है, तो भाई ये चारों तो फिलहाल पता ही है, तो उस हिसाब से कर लेती हूँ। आर्टिकल 360 में क्या है? आर्टिकल 360 बताता है फिनेंशियल कमीशन को, क्या बताता है, सॉरी, फिनेंशियल इमरजेंसी को बताता है। क्या बताता है? फिनेंशियल इमरजेंसी को। देन आर्टिकल 368 क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बताता है। क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। आर्टिकल 312 क्या बताता है? इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज को बताता है। और आर्टिकल 380 क्या बताता है? फिनेंस कमीशन को बताता है ना। बेसिकली ये 360 भी फिनेंस से रिलेटेड है और 380 भी फिनेंस से रिलेटेड है, बट ये फिनेंस कमीशन के फाउंडेशन एंड वर्क के बारे में बताता है। एंड 360 बताता है फिनेंस इमरजेंसी के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में अभी तक एक भी बार लगी नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन हो गया बी, इसका हमने पढ़ लिया है, यही ये प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, फिनेंस कमीशन 240, 280, फिनेंस इमरजेंसी अपना हो गया 360, एंड ऑल इंडिया सर्विस हो गया 312। ओके, चलिए अब ये देखिए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फिनेंस कमीशन। तो फिनेंस कमीशन हम अभी पढ़ के आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अभी पढ़ के आए हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अभी पढ़ के आए हैं। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला क्वेश्चन हमारा। तो हम देखते हैं कि फिनेंस कमीशन तो हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, तो ये तो 2 का बी हो गया, तो 2 का बी का 2 हो गया, बी का 2 है, ए और सी है। चलिए आगे चलते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये भी अभी पढ़ के आए हैं। तो मैंने बोला था ना, या तो 312 होगा या तो 315 होगा। 312 ऑप्शन में नहीं है, 315 ऑप्शन में, 315 होगा। डी का 1 होगा, डी का एक ये 2 है, 2 का बी और डी का 1 ऑप्शन हो गया ए। सही हो गया, ऐसे करना है हमें क्वेश्चन। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हम देखते हैं, ये हमें पता है कि ये रिलेटेड है 223 ए से, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, फिर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दिया गया है 248 में। किसमें दिया गया है? 248 में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली कौन सा मैच करता है इसमें? तो चलो, आर्टिकल 17 इक्वालिटी बिफोर लॉ है? नहीं। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? ये अनटचेबिलिटी से। आर्टिकल 17 रिलेटेड है किससे? अनटचेबिलिटी से। ओके, आर्टिकल 78 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट से है? आर्टिकल 78 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट से है? नहीं, ये रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी से, कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी, पीएम की ड्यूटी क्या होगी। आर्टिकल 192 सैलरी एंड अलाउंस से रिलेटेड है? तो ये भी नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 352 में क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, बिल्कुल सही, हमें पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के 20वें पार्ट में है और इसमें इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, चलिए ये देखते हैं आर्टिकल। इसमें पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें पता कौन सा है। 215, 222, 226, 227 हमें पता है 215 के बारे में।
और हमें पता है 226 के बारे में, है ना। तो 200 ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये नहीं है क्योंकि 215 में 215 के बारे में 215 में बात किस चीज के बारे में की जाती है, सॉरी, वो जो ऑप्शन होता है वो 315 का होता है, वो जो 215 215 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओके। हाँ, जो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है वो 315 की बात होती है। कौन सी बात होती है, 315 की बात होती है, ओके। तो चलिए हम ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो आर्टिकल 215 किससे रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एंड आर्टिकल 222 किससे रिलेटेड है, बेसिकली ये 215 से 227 का ये जो प्रोविजन है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, ओके। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रीट्स। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये 226 है, 226 का प्रोविजन है, 215 का ये प्रोविजन है। चलिए यहां से हम मिला लेते हैं इसको। आर्टिकल 215 क्या बताता है कि हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ना कि बताता है 227, ना कि बताता है 227। वैसे भी इसमें तो मिलाने को दिया गया है, तो 215 बताता है अपना कि हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अच्छा, रीट जारी करने का हाई कोर्ट का जो पावर है वो 226 के अंदर दिया गया है, ये भी हमें पता है। उसके बाद 227 में क्या बताया गया है कि हाई कोर्ट का पावर बताया गया है सुप्रिंटेंडेंट का, कि वो पावर करता है ऑल ओवर द कोर्ट को। और आर्टिकल 222 बताता है कि जजों को, हाई कोर्ट के जजों को कैसे ट्रांसफर किया जाता है अनदर कोर्ट में। आगे देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट के बारे में कौन से आर्टिकल में प्रोविजन दिया गया है, तो आर्टिकल 241 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एडल्ट सरफेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द आर्टिकल 326, ना कि 226। 226 में क्या है, रीट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है। 226 में क्या है, रीट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है। और 326 में क्या है, 326 में अपना वोटिंग राइट है एडल्ट सरफेस पे। एंड 215 में क्या है, 215 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट टू बी रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट। और 315 में क्या है, यूपीएससी एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। चलिए तो आगे देखते हैं, आर्टिकल 76, आर्टिकल 140, 75A एंड आर्टिकल 331। चलिए तो देखते हैं, हमें पता है आर्टिकल 75A के बारे में कि आर्टिकल 75 किससे रिलेटेड है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड है। उसके बाद हमें पता है आर्टिकल 178 के बारे में, जो कि रिलेटेड है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, ओके। उसके बाद ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं आर्टिकल 78 का सी का 4 हो गया हमारा। तो हमें सी के 4 में मिल गया 2 ऑप्शन, सी के 4 में हमें 2 ऑप्शन मिल गए। और अब हम देख लेते हैं अपना बी का हमने चुना है ए, बी का हमने चुना है ए। तो सी का 4 और बी का ए, इसमें तो एक ही मिला, बी मिला, बी हो गया आपका आंसर, बी क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए हम और देख लेते हैं, आर्टिकल 78 क्या है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड आर्टिकल 131 क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 14 हम अभी पढ़ के आए हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ अपने आर्टिकल 14 में दिया गया है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड राइट टू वर्क एंड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के बारे में बात कही गई है, कौन से आर्टिकल में बात कही गई है, उस आर्टिकल में जो कि इसमें दिया ही नहीं गया है, ओके। आर्टिकल 45 ये दिया तो गया है आर्टिकल 45 में, ये बेसिकली यूपी पीसीएस प्री 2015 के एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है। अच्छा, राइट टू वर्क जो है प्रोविजन, वो दिया गया है हमारे आर्टिकल 41 में, ओके। तो देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में है। एंड द राइट टू वर्क कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल
41 में। ओके, राइट टू वर्क कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 41 में। और इक्वालिटी बिफोर एम्प्लॉयमेंट कौन से आर्टिकल में है? फंडामेंटल राइट है हमारा, कौन से आर्टिकल में है? ये आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क आर्टिकल 42 है। एंड द चिल्ड्रंस के लिए जो एजुकेशन होता है बिलो 6 वो आर्टिकल 45 में है। वो कौन से आर्टिकल में है? 45 में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है? पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट से नहीं है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से सिटीजनशिप का नहीं है। 4A फंडामेंटल ड्यूटी का है, यही रिलेटेड है। और 5 डीपीएसपी का नहीं है, 4 है डीपीएसपी का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल करेक्टली मैच नहीं है। ये सारे फंडामेंटल राइट वाले आर्टिकल हैं, देखते हैं। एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, इट्स ट्रू। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23, नो, दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 20। तो सही आंसर हो गया बी। क्या हो गया? सही आंसर हो गया बी। ओके, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22 से रिलेटेड है, 23 से नहीं। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 45, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी आर्टिकल 29। आगे देखते हैं। अच्छा, लिस्ट यहाँ पे दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9, 8, 4A एंड द 9A। ओके, तो 4A हमें पता है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, 9 पता है पंचायती राज से रिलेटेड है, 9A पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। और पार्ट 8 पता है हमें कि पार्ट 8 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो रिलेटेड है हमारे यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। ओके, तो ये हो गया आंसर, हो गया इसका ए। आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया आंसर। चलिए थोड़ा क्वेश्चन और बचा है, उसको हम आज कर लेते हैं। विच नॉट करेक्टली मैच, कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है इसमें? पंचायत 9 पार्ट में है, म्युनिसिपैलिटी 9A में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपका 9B में, बिल्कुल सही है। ट्रिब्यूनल्स हमारा पार्ट 9 में नहीं है, जबकि ट्रिब्यूनल्स हमारा है पार्ट 14A में, 14A पार्ट रिलेटेड है ट्रिब्यूनल से। फंडामेंटल राइट रिलेटेड है पार्ट 4 से, पार्ट 4A से। फंडामेंटल राइट रिलेटेड है पार्ट 3 से। फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड है 4.1 से। यूनियन रिलेटेड है अपना इमरजेंसी प्रोविजन 15वें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। यूनियन रिलेटेड है अपने कौन से पार्ट से? यूनियन रिलेटेड है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ से बन गया ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा। देखो, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पार्ट 5 एंड द इमरजेंसी प्रोविजन बन गया हमारा 18वें पार्ट से। कौन से पार्ट से? 18वें पार्ट से। 15वें पार्ट में कौन सा पार्ट है? मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन का पार्ट 15वें पार्ट में दिया गया है और 18वें में दिया गया है अपना ये प्रोविजन, इमरजेंसी का प्रोविजन। और 20वें भाग में क्या दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इसमें भी नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी 4A बिल्कुल सही जवाब। फंडामेंटल ड्यूटी 4A से रिलेटेड है, एकदम सही है। स्टेट रिलेटेड है 6 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, बिल्कुल सही। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड है 13 पार्ट से नहीं, ये तो यूनियन का पार्ट है, तो 13 पार्ट से कैसे रिलेटेड हो जाएगा? ये तो 5th पार्ट से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद सर्विस अंडर पब्लिक एंड स्टेट रिलेटेड है अपने 14वें भाग से, हाँ बिल्कुल सही, 14A भाग से रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी बताया है ना मैंने ऊपर कि 15 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से। किससे? इलेक्शन कमीशन से। 4 का एक ही 1 का 4 है, वही हो गया हमारा आंसर। उसके बाद पार्ट हो गया आपका 16, पार्ट 16 जो है वो किससे रिलेटेड है वो आगे हम देखेंगे। पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ ऑफिशियल language, and part 18 of the constitution of related with emergency provision, and the part 16 were related with the related with the special provision. Okay, next question is which of the following is correct about the
हेडिंग ऑफ आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू स्टेट। ओके, तो बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन हो गया है खत्म। अब हम आते हैं अपने प्रियम्बल वाले पार्ट पे, और प्रियम्बल से कितने क्वेश्चन रिलेटेड हैं और कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे हम इसके बारे में सारी जानकारी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। हम देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं जो कि प्रियम्बल से आते हैं। देखो प्रियम्बल हमें क्या छोटा सा चैप्टर लगता है कि अरे कितना बड़ा चैप्टर ये प्रियम्बल से, बट प्रियम्बल से देखोगे हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड इसमें दिए गए हैं, बट क्वेश्चन ये देखो कम से कम 50 क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक प्रियम्बल से। तो इसको भी हम अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रियम्बल वाले पॉइंट को कि हाँ क्या क्या स्पेशल प्रोविजन है और कैसे प्रियम्बल को फिर हम कवर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। Objective resolution was moved in the Constitution Assembly on 13th December 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, which was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. Later, this resolution became the foundation of the preamble. इसमें 3-4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको कि बाद में हमारा प्रियम्बल का बेस बोला गया, ये कहाँ पे मूव हुआ था? पार्लियामेंट में मूव हुआ था? कहाँ पे मूव हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कब मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा मूव किया गया था? तीसरा क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। मूव किस में किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को। लाया कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को। लगभग 1 साल लगे थे, है ना। उसके बाद यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, वो अडॉप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1949 को, और यही बेस बनता है हमारे प्रियम्बल का। आगे देखते हैं वर्ड। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आएगा कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपने प्रियम्बल में जोड़ा गया है। ओरिजिनली ये सब पॉइंट उसमें नहीं थे, ओरिजिनली ये सब पॉइंट उसमें नहीं थे। ओके, ओरिजिनली सोशलिस्ट, सेकुलर एंड एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा, ये बहुत ही थिन हो गया है तो इसको, ठीक हो गया है तो इसको थोड़ा सा थिन कर लेती हूँ। ओके, एंड इंटीग्रिटी was related with the second constitution amendment, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया एज अपना जो प्रियम्बल है वो क्या डिक्लेयर करता है? इंडिया एज ए सोवर्निंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। ओके, तो सबसे पहले तो ये सारे वर्ड अपने प्रियम्बल में है, पहले तो यही याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन सा शब्द हमारे प्रियम्बल में नहीं है। तो पहले ये पता रह जाए कि कौन सा शब्द है, तभी तो बता पाएंगे, क्योंकि कौन से शब्द हैं वो उसको याद रखना ज्यादा इजी है। तो सोवर्निंग है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक नेशन है। ये हमारे प्रियम्बल में ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं। आगे देखते हैं। इट्स सेक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस ऑफ 3 टाइप, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल। ओके, तो जो हमारा प्रियम्बल है वो कितने तरीके की सोशल जस्टिस को, कितने तरीके की जस्टिस को सिक्योर करता है हमारे सिटीजन की? तो 3 तरीके की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। It is very helpful in legal interpretation of the Indian Constitution. Okay, in the श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, देखो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्या बोलते हैं प्रियम्बल के बारे में? प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थ्रो और ड्रीमेड सो लॉन्ग, कि प्रियम्बल हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्सप्रेस है जिसमें हम ये बताता है कि हम
क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं लंबे समय के लिए। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशवानंद भारती केस 1973। आएगा ये क्वेश्चन कि अपने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग कौन से केस के द्वारा माना गया था, तो हमें पता रहना चाहिए केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा माना गया था। बिफोर दिस इन द बेरुबरी केस 1960 preamble was not considered as the part of the constitution। ओके, कि बेरुबरी केस 1916 के पहले तक प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था। इन द गोलकनाथ वीएस स्टेट ऑफ पंजाब the preamble was considered as the core soul of constitution। okay, in the Bombay vs Union of India, the Supreme Court gave the conception that the preamble is the part of the constitution। it is non justicable in nature। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या हमारा प्रियम्बल नेचर में जस्टिकेबल है, तो नहीं, इट इज नॉन जस्टिकेबल। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा भाग है, पार्ट है जो कि नॉन जस्टिकेबल है नेचर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा। इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ, जो हमारा प्रियम्बल है वो किसके बारे में बात करता है, फ्रीडम, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट के बारे में, इन सब के फ्रीडम के बारे में बात करता है। इट ऑल्सो इंश्योर द डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इट इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है उसको क्या बोला गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, प्रियम्बल को बोला जाता है। भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला है, भीमराव अंबेडकर कॉल्ड द राइट टू एजुकेशनल रेमेडी आर्टिकल 35 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल। ओके, फंडामेंटल का जब वायलेशन होता है तो आप इसी आर्टिकल 32 के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से रीट जारी करके आपका फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हुआ रहता है उसको इन्फोर्स करवाया जाता है, तो उसी को अपने भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोल दिया कि भाई यही है हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही है। के एम मुंशी क्या बोलते हैं, इट इज द पॉलिटिकल होरोस्कोप। क्या, प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप कौन बोला है, के एम मुंशी साहब ने बोला है। और के एम मुंशी साहब एक सिंगल ऐसे मेंबर थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कांग्रेस से, ड्राफ्टिंग कमिटी के, जो कि कांग्रेस से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, कांग्रेस से रिलेटेड है। सुभाष कश्यप सर क्या बोलते हैं, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन प्रियम्बल इज सोल। ओके, देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्योर्स पेपर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है कि कौन से, किसका क्वेश्चन है, देखिए आईएएस के एग्जाम में आया है 1997 में, क्या आया है देखते हैं। We the people of India having solemnly resolved the constituent India into the sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social economy, political liberty to thought, express, belief, faith and worship, and equality of status and of opportunity, and to the promote among them all fraternity, assuring to dignity of the individuals and the unity and integrity of nation. In our constituent assembly this acts do not hereby adopted, enact and give the ourselves this constitution. The acts stand for, ओके। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल यही है, ये जो लिखा हुआ है ना, कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सोवर्निंग सोशलिस्ट, कि हम भारत के लोगों ने इंडिया की सोलिमनी को रिजॉल्व किया है, कैसे सोवर्निंग है इंडिया, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, और ये सिक्योर करता है जस्टिस,
कैसी कैसी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, कैसी लिबर्टी, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी एंड वर्शिप की लिबर्टी एंड इक्वालिटी, कैसी इक्वालिटी, किन किन चीजों में इक्वालिटी, तो स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, कैसी कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स को और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को ये फर्टिनिटी देता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, in our constituent assembly this acts do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये जो एक्ट्स है ना, ये बेसिकली एक वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ना लास्ट वाली लाइन है, आपके पास अगर कोई बुक होगी एनसीईआरटी की तो आप पढ़िएगा, लास्ट वाली लाइन में बताया गया है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस वाज अडॉप्टेड ऑन दैट डे। तो यहाँ पे वो दिन दिया गया है, तो उस दिन का क्या, वो कौन सा डेट था, वो डेट था 26 नवंबर 1949। कौन सा डेट था, 26 नवंबर 1949। अब वही बात है कि अगर आपको कॉमन सेंस एक्टिव है तो आप यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं एक्टिव है तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के भाग जाएंगे कि अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे। तो फंसाने के लिए दिया है, तरह तरह की बातें होंगी फिर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26th January 1950 when the constitution come into force? कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था इंडिया का 26 जनवरी 1950 को जबकि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी इंडिया, अ सोवर्निंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, या अ सोवर्निंग सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, या सोवर्निंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी? तो देखो भाई, सेकुलर और सोशलिस्ट तो नहीं हो सकती है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, सेकुलर भी नहीं हो सकती है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो थी ही, लेकिन सोवर्निंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ज्यादा सुटेबल है क्योंकि सोवर्निंग भी थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोवर्निंग वर्ड को यूज किया गया है बिना किसी अमेंडमेंट के। ओके, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का एक्चुअल स्टेटस क्या था? तो एक्चुअल स्टेटस था अ सोवर्निंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, अभी पढ़ के आई हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी बोली थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बाय विच नेम इज अवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कि भारत एंड इंडिया दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, लेकिन देखो इसमें जैसे ऑप्शन में क्या दिया, पहले भारत फिर इंडिया दिया है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड है कि पहले इंडिया दिया है, फिर कि द इंडिया दैट इज भारत, ऐसे बताया गया है। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? रिपब्लिक है, पीपुल्स है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर? तो पहले तो है कि रिपब्लिक तो पहले नहीं, क्योंकि पीपुल्स पहले है, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, है ना। तो पहले तो एक लाइन भी याद रहेगी तो आपका काम बनने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिसमें पीपुल्स नहीं है वही वाला ऑप्शन, तो सब में पीपुल है और सब में तीसरे चौथे नंबर पे पीपुल पीपुल दिया गया है, तो ये नहीं है, हमारा ऑप्शन हो गया डी। हमारा ऑप्शन हो गया डी। कैसे? Preamble of Constitution, Indian Constitution as amended by the 42nd Amendment Act 1976 is we the people of India having solemnly resolved the Constitution India into, देखो क्या है, सोवर्निंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये है सीक्वेंस। ये पीपुल्स ऑफ इंडिया और ये सोवर्निंग सोशलिस्ट ऐसे फिर पीपुल्स है नहीं, सोवर्निंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया, इसको आप लोग याद कर जाइए प्रियम्बल को। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कि कौन सा शब्द मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, किसी भी अमेंडमेंट का नाम नहीं लिया गया है, तो मतलब कि ओवरऑल मेंशन नहीं है, तो फेडरल मेंशन नहीं है कहीं भी, हमारे प्रियम्बल में फेडरल मेंशन नहीं है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर फेडरल है कि फेडरल भी है यूनिटरी भी है, बट हमारे प्रियम्बल में फेडरल वर्ड को मेंशन नहीं किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ द इंडिया डिक्लेयर इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द सोवर्निंग सेकुलर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस। देखिए बहुत सारी बातें सीक्वेंस पे ही आती है, तो पहला क्या है,
पहला था सोवर्निंग, देन था अपना पहला तो सी हो गया, तो पहला सी हो गया, देन था अपना सोशलिस्ट, देन था अपना सेकुलर, लास्ट में था डेमोक्रेटिक। याद रख लीजिए, है ना। तो कौन सा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? तो ग्राम स्वराज, इसका तो कोई बात ही नहीं होता है। सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवर्निंग की बात तो नहीं हुई थी, है ना, सोवर्निंग तो पहले से ही ऐड था। तो बात को क्या हो गया कि सिर्फ सिर्फ क्या ऐड था, सिर्फ ऐड था अपना ये सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज द सेकुलर स्टेट? इंडिया को एक सेकुलर स्टेट की तरह कौन सा डिस्क्राइब करता है? अपना प्रियम्बल डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1974? की इंटीग्रिटी को नहीं ऐड किया गया है, बाकी सोवर्निंग, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी को ऐड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। सेलेक्ट द करेक्ट वन, तो क्या है? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रियम्बल। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। इट इज नॉट जस्टिकेबल, हाँ बिल्कुल नहीं जस्टिकेबल है। इट कैन बी अमेंडेड, तो अब अमेंड नहीं किया जा सकता है। जब से 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रियम्बल कैन नॉट ओवररीड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। देखो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, बस, उसके बाद अमेंड किया ही नहीं गया। तो यही हो गया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही अमेंड किया गया था। आगे देखते हैं टर्म सोशलिस्ट वर एडेड बाय द प्रियम इन द प्रियम्बल बाय द, तो सोशलिस्ट टर्म ऐड किया गया था प्रियम्बल में। एक ही बार प्रियम्बल अमेंड ही हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बस। तो जो भी वर्ड ऐड किया गया वो इसी में ऐड किया गया, इतना याद कर लो कि सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ था अपने प्रियम्बल के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट। जो भी नई चीजें ऐड की गई हैं इसी के थ्रू ऐड की गई हैं, बाकी उसके बाद आज तक कभी भी कोई भी छेड़छाड़ प्रियम्बल के साथ नहीं हुई है। ओके, term socialist was brought into the preamble of Indian Constitution by which amendment? पता है 42nd amendment, है ना। नेक्स्ट चलिए, in the preamble the Constitution adopted on 26 November 1949 which were not presented? कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड प्रेजेंट नहीं था? तो सेकुलर तो प्रेजेंट नहीं था, हमें पता है। सोशलिस्ट भी प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि ये ना इंदिरा गांधी बहुत इन्फ्लुएंस हो गई थी रसिया से, तो उस टाइम पे इन्होंने ये दोनों वर्ड अपने ले लिए। तो एक दो तो हमारा हो गया, एक दो ऑप्शन में है नहीं, रिपब्लिक को लिया नहीं है, तो इंटीग्रिटी को भी लिया है अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब ओरिजिनली नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंटरेस्ट इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल में अमेंड हुआ है, जो जोड़ा घटाया गया है उसी में जोड़ा घटाया गया है। ओके, घटाया तो कुछ नहीं गया, जोड़ा ही गया है। व्हाट सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखो अगर आपको एक लाइन पता रहे ना तो आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप देख लो कि अगर एक लाइन सिर्फ पता रहे तो आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और टाइम भी कितना बचता है। Goal of constitution is to be secure, assure all its citizen की जो अपना प्रियम्बल है उसका क्या गोल है कि जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक मिले, बिल्कुल, लिबर्टी मिले थॉट के एक्सप्रेशन की, हाँ भाई, इक्वालिटी और मिले अपॉर्चुनिटी की, डिग्निटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रहे, हाँ बिल्कुल रहे, ये सारा अपना प्रियम्बल चाहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि ये जो अपना जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, ये कैसे, किस सीक्वेंस में ऐड है? तो ये 3521 के सीक्वेंस में मेंशन्ड है। इंडिया इज द रिपब्लिक मीन्स इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या है? देयर आर नो हेरिडेटरी रूल इन इंडिया। रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि इसका जो हेरिडेटरी है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो चुना जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं पोस्ट है जो कि हेरिडेटरी आएगी, जो कि मतलब सालों से राजा महाराजाओं के समय से उनका बेटा चला आ रहा है, वो सब सिस्टम यहाँ पे
नहीं रहेगा ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई नॉमिनेटेड होगा किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। इंडिया हैज people's sovereignty because the preamble of constitution being with the word we the people of India। इंडिया हैज पीपुल्स सोवर्निटी, इंडिया के पास लोगों की सोवर्निटी है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल कंटेन करता है कौन सा वर्ड, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रियम्बल। वेरी इजी, अपने प्रियम्बल में ऑल इंडिविजुअल आर फुल एंड इक्वल ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज यूनिवर्सलिज्म, है ना, यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म के नाम से जाना जाता है ये वाला पॉइंट, कि पूरे सभी इंडिविजुअल एक इक्वली ह्यूमन है। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म ऑफ सेकुलर आर इंडिया। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे सेकुलर का मतलब ये नहीं हो गया कि ये सिर्फ एक धर्म को मानता है या सारे धर्म को मानता है। सारे धर्म और किसी धर्म को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है, क्योंकि ये एक सेकुलर स्टेट है। तो हमारे इंडिया में सेकुलर का मतलब होता है कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, की यहाँ पे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड नहीं है? पब्लिक वेलफेयर का वर्ड अपने प्रियम्बल में नहीं लिया गया है। लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कौन सी लिबर्टी के बारे में नहीं बताया गया है? तो इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में नहीं बताया गया है। लिबर्टी दी गई है किस चीज की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, एनवर्शिप की, ना कि इकोनॉमिक लिबर्टी दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी के बारे में मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी कौन सा दी गई है? इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन नहीं है? सोशल जस्टिस मेंशन है, पॉलिटिकल भी मेंशन है, इकोनॉमिक जस्टिस के, रिलीजियस जस्टिस के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। जस्टिस इकोनॉमिक भी अवेलेबल है, बट रिलीजियस जस्टिस के बारे में कोई बात नहीं कही गई है हमारे प्रियम्बल में। इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। कौन सी जस्टिस? तो देखिए रिलीजियस जस्टिस तो हमें नहीं मिलती है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मिलती है? नहीं, कल्चरल भी नहीं मिलती है। तो पहले तो हमें मिलती है रिलीजियस नहीं है, दूसरी हमें कल्चरल जस्टिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर इसमें भी कल्चरल है तो ये भी नहीं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिबर्टी ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक लिबर्टी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The words socialist and the secular were not the part of the preamble on the enforcement of the constitution in 1950। Okay, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Which part of the Indian constitution has been described as the soul of the constitution। कि देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो प्रियम्बल को बोला जाता है। बट यहाँ पे हमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने कौन से पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा था, तो वो कहा था आर्टिकल 32 को। कि जो वो है, कौन सा पॉइंट है वो? आर्टिकल 32 में जो हमें मिलता है, जो हमें इन्फोर्समेंट करवाने के लिए, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के इन्फोर्समेंट के लिए जो हमें आर्टिकल मिलता है, रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो पॉइंट है, उनको उन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ना कि प्रियम्बल को। बाकी बहुत सारे लोगों ने प्रियम्बल को ही सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो अगर ऑप्शन 32 ना हो और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात ना आए तो आंसर हो जाएगा अपना प्रियम्बल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हु अमंग फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द होरोस्कोप ऑफ अवर सोवर्निंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किसने कहा था? हमने अभी पढ़ के आए थे ना, के एम मुंशी साहब ने कहा था। आगे देखते हैं। हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ स्क्रेड डॉक्यूमेंट। किसने कहा था ये? डॉक्टर वी आर अंबेडकर साहब ने कहा था। आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से? बोमई वीएस
यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बात हुई थी। ओके, चलिए तो आज हम अपनी क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स के से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे और प्रियम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए और क्वेश्चन भी देख लिए। तो अब हम अपनी क्लास आज यहाँ पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट जरूर करिए क्योंकि आप लोगों का कमेंट आता है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि कैसा हमने पढ़ाया है, कैसा लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट की ज़रूरत है या किसी और क्लासेस वगैरह की ज़रूरत है तो हमें अपनी नीड को ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।